गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमेटिक्स का रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग का कल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बारे में एक फास्ट एंड शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ कंसर्न ऑन दिस, आप सब ध्यान दीजिए। ओके, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं? अभी तक हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट के ऊपर बात करते थे। कोई चीज़ रुका हुआ है तो काइनेमेटिक्स में मूविंग वाले पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ चलेगा उसके बारे में। काइनेमेटिक्स में सबसे पहली चीज होती है, पहला किसी भी चीज का पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है पद। पोजीशन का मतलब आप ये मत समझिए कि आप किसी भी, ये दो चीजों पर डिफाइन होता है मेनली। फर्स्ट, उसका मान, मैग्नीट्यूड। दूसरा, डायरेक्शन, दिशा। मतलब अभी तक हम लोग जो भी पोजीशन बोलते थे, कोई भी पोजीशन, जैसे कि 3,4, अब हम इसको डायरेक्टली 3,4 नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी देना जरूरी है, तभी किसी एक पोजीशन को डिफाइन करेंगे। अगर आप 3,4 बोलते हो तो वहां पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, जो कि नोन है हम सारे के लिए। हम लोग 0,0 को रेफरेंस लेते हैं। जरूरी नहीं है इसको लेना, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम 0,0 को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो कोई भी चीज को पोजीशन पर हम लोग 3,4 बस नहीं लिख सकते। अगर इसको विथ डायरेक्शन लिखना है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा 3i कैप प्लस 4j कैप। नाउ किसी भी पोजीशन को अब हमें i कैप और j कैप के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ताकि हम उसका x एक्सिस पर कितना दूरी है बता सकें और y एक्सिस पर कितना दूरी पर है वो बता सकें। एक्चुअली इसका मतलब है हमने केवल पॉइंट को बताया है, इसका मतलब है पोजीशन को बताया है। उसका मान 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका मान 3,4 एंड उसका डायरेक्शन i, j के साथ में। और इसका टोटल अगर यहां पर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन का एक्चुअली मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 5। मतलब ये जो पोजीशन था 3,4, यहां से सेंटर से उसकी दूरी है मैग्नीट्यूड 5, और डायरेक्शन हो जाएगा उसका, डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा हमेशा थीटा से। उसको हम लोग डिफाइन करेंगे विथ रेफरेंस टू tan थीटा। बोलेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब x में ये 3 है और y में ये 4 है। x में 3 मतलब इसको भी मैं 3 बोल सकता हूँ, मतलब इसका थीटा हो जाएगा अपना 4,3 tan थीटा बराबर। ओके बच्चों, मतलब हम किसी भी चीज का अगर पोजीशन लिखना चाहे तो एक, अगर हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाए 5,6, 7,8, तब हम उसका पोजीशन लिखेंगे विथ रेफरेंस टू ओरिजिन अपनी सहूलियत के लिए। और इसको हम लिखेंगे 5i कैप प्लस 6j कैप। जो y का वैल्यू रहेगा वो j कैप में दर्शाते हैं, x का वैल्यू को i कैप में। यहाँ का अगर पोजीशन हमको लिखना रहेगा तो लिखेंगे 7i कैप प्लस 8j कैप। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग के पास आता है वो है पार्टिकल, वस्तु किसको बोलते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन चीजों पर हम लोग बहुत ज्यादा बात करेंगे। जनरली पार्टिकल बोलेंगे, पॉइंट मास बोलेंगे, तो एक्चुअली ये चीजें हैं क्या? इस चीज को अगर हम अभी समझ लें तो बेटर है। पार्टिकल क्या होता है? अगर हम कोई भी एक मोशन को एनालिसिस करने वाले हैं, मान लो जाए वो मोशन का एक मोशन कुछ ऐसा हुआ, अगर यहां पर से पार्टिकल को थ्रो किया गया है या कोई भी वस्तु को थ्रो किया गया, फेंका गया, तो मान लो जाए वो 500 मीटर तक जाता है। अगर जो चीज को फेंका गया हो वो अपने इस मोशन के अकॉर्डिंग में बहुत कम हो, मतलब इस 500 की रेंज में अगर ये 1 kg, 2 kg, 5 kg अगर ऐसा हो तो हम इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अपने उस मोशन में जितना भी वो मोशन किया, अपने मोशन के उसके करस्पॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग में अगर उसका मास बहुत छोटा है, अपने रेंज के अकॉर्डिंग में अगर उसका मास बहुत छोटा है, तो हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम लोग 100 kg को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते।
ये चीज होती है, अपने जो भी मोशन कर रहा है वो वस्तु अपने अगर रेंज के अकॉर्डिंगली वो काफी अगर छोटा है तो उसको हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस, दूरी। हम सभी को पता है डिस्टेंस क्या होता है। दूरी एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल, कोई मान लो जाए मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ रहा है, ए से लेकर बी तक मुझे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो रास्ते को मैं ट्रेवल करूंगा या जो रास्ते को मैं पकड़ूंगा, जो रास्ते पर मैं चलूंगा उसको पाथ बोलेंगे। इस चीज के लिए मुझे बताना पड़ेगा डेफिनेटली कि भाई मैं पाथ नंबर 1 से गया हूं, 2 से गया हूं, 3 से गया हूं। इसमें कोई अजूबा होने वाली चीज नहीं है। जिस रास्ते से आप गए होगे उस रास्ते को आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, उसी को हमको डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल दूरी तय किया गया, मैं कहीं से भी गोल भी घूमता हूं तो मैं कितना दूरी तय किया गया वो पाथ को बताना पड़ेगा कि मैं यहां से गोल घुमा या वहां से गोल घुमा। पाथ को बताना जरूरी है आपको, तभी हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसमें दूसरा चीज आता है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कुछ और बातें। डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, और डिस्टेंस इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर क्या होता है, इसका यूनिट होता है। अगर इसको अपने उसमें फॉर्मेट में लिखा जाए तो m0l1t0, ये इसका उसमें फॉर्मेट है। दूसरा चीज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में सबसे कम दूरी होना डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइक इसी पार्टिकल में मैं ए, इसी में अगर सबसे कम दूरी कौन सा हो सकता है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ना, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बन अगर तुम ड्रॉ कर दोगे तो वही सबसे कम दूरी होता है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग को पाथ को जानना जरूरी नहीं है, हम इसको कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो पॉइंट मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोला, उन दोनों से सीधी रेखा में आप उनको जोड़ दीजिए, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर जब ये इतना आसान है, फिर पब्लिक इसको क्यों बोलता है कि इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। यस, मैं भी बोलता हूं कि ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्यों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है। पहला उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका मान होता है। दूसरा उसमें दिशा होना बहुत बहुत जरूरी है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब वेक्टर को हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड रहे और दूसरा उसका डायरेक्शन रहे। अगर इन दोनों चीजों में कोई भी एक चीज मिस हो गया तो वेक्टर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इस पर बात करना बहुत आसान होता है। लेकिन वेक्टर पे बात करना थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि दिशा के बारे में भी हमको बात करना रहता है। सिंपली स्केलर में अगर 2 + 3 मतलब 5 सिंपली जोड़ दो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर 2 वेक्टर और 3 वेक्टर को अगर हमको जोड़ना रहे तो हम लोग 5 वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। क्यों, इसमें डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। अगर सिंपली देख लो एक बार डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर 3 y एक्सिस पर है मतलब 3j कैप और 4 x एक्सिस पर है मतलब 4i कैप, 3j कैप है एंड 4i कैप है। अगर आप बोलेंगे तो क्या स्केलर में अगर यही दोनों रहते तो आप 7 बोल देते, 3 + 4 = 7, बट वेक्टर में ऐसा नहीं बोल सकते। वेक्टर में आप उन दोनों के बीच में एंगल को देखना जरूरी है। तो एंगल अगर देखें तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस यूज करना पड़ता है। और पाइथागोरस क्या बोलता है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब √25 मतलब 5। मतलब ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर डायरेक्शन के साथ में खिलवाड़ किया गया तो उसके मैग्नीट्यूड्स मतलब उसका मान भी चेंज हुआ जा सकता है। इसीलिए इन चीजों डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आप।
यहाँ पर कुछ चीजों को मान लेते हैं ताकि बार बार उन चीजों के बारे में बात करना ना पड़े। डिस्टेंस, दूरी को हम d मान लेते हैं, d मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को हम x मान लेते हैं। ओके, ये मानने के ऊपर डिपेंड है ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं ए और बीच के बीच ए और बी के बीच में मैं कुछ पाथ बनाता हूं, चलिए पाथ का नाम दे दिया हूं P, Q, R, S और T। मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई इनमें सबसे पहले बताओ दूरी कौन कौन सा है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं इसमें D मतलब दूरी, दूरी क्या क्या होगा, D मतलब दूरी। पहले कुछ चीजें लिख लेता हूं ताकि मेरे आसान हो। D मतलब दूरी, दूरी क्या क्या होगा, जनरली बच्चे बोलते हैं P, Q, S एंड T। और विस्थापन पर बात करने के लिए बोलते हैं, विस्थापन मीन्स x, x पर बात करने बोले तो वो बोलते हैं R। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपका दोनों के दोनों आंसर गलत है। दूरी भी एक विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है। दूरी का सबसे कम लेंथ, ए और बी के बीच में सबसे कम दूरी, यहां पर दूरी वर्ड आ रहा है, मतलब विस्थापन भी एक तरह का दूरी है। सबसे कम दूरी मतलब हमारी दूरी में आर भी आएगा। मैं नोटिस कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में रखना, आर भी आएगा। और विस्थापन क्या आर होगा, सब बोलते हैं आर होगा, लेकिन विस्थापन आर नहीं होगा। क्यों, अभी मैंने आपको बात बताया। विस्थापन की जब बात करें तो आप जरूर डायरेक्शन को देखिएगा। यहां पर सबसे कम दूरी तो आर दिख रहा है, मैंने भी मान लिया मैग्नीट्यूड को देखकर, मान को देखकर, लेकिन क्या डायरेक्शन को भी देखना, मैंने बोला था डायरेक्शन दिया हुआ है क्या यहाँ पर। जब मैंने बोला क्या ए से लेकर बी पे जा रहा है, मैंने ये बोला था ए और बी दोनों के बीच में पाथ कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब रास्ता कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो मतलब आर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आर डिस्प्लेसमेंट कब होगा या विस्थापन कब होगा, अब इट इज करेक्ट जब मैं डायरेक्शन, मतलब एरो क्या काम आता है, डायरेक्शन हमें दिशा देने का काम आता है। मतलब ए से लेकर बी तक में ये पाथ जा रहा है, अब ये पता चल गया कि ए से बी जा रहा है, डायरेक्शन पता चल गया। नाउ आर इज विस्थापन। इससे पहले जब तक ये एरो नहीं दिया हुआ था विस्थापन नहीं था। तो आप इस बात का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ आप क्वेश्चन करके देख दीजिए मुझे। एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां तक चला गया, इधर गया, इधर गया, ये 10 मीटर इधर चला, 10 मीटर इधर चला। बताओ दूरी और विस्थापन क्या है। तो दूरी को बोलेंगे हम लोग d से, तो दूरी होगा 10 + 10 बराबर 20 मीटर होगा। और विस्थापन मतलब x कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक में सबसे कम दूरी। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस हम लोग सीधा जानते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10√2, 10√2। सो विस्थापन होगा 10√2। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो जाए मैं अब ऐसा ना चल के ऐसे गया, और ये स्क्वायर का पोर्शन है, अंडरस्टैंड करने के लिए पॉइंट ए से शुरू किया, बी पे गया, या फिर बी पे गया और बी से सी पर गया। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट है उन दोनों के बीच का, और ये एक स्क्वायर के तरह ट्रीट हो रहा है। तो बताओ x और s क्या हो, d और x क्या होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, आपको नेक्स्ट फाइंड करना है। तो c और b के बीच में हमको दूरी जानना बहुत जरूरी है। c और b के बीच में दूरी कैसे पता चलेगा, तो मान लो इस चीज को आप एक्सटेंड कर लो, आप एक्सटेंड कर लिया, तो अभी आप निकाल लो कि इन दोनों के बीच में दूरी कितना है। तो हम लोग को पता चल जाएगा AB कितना हो जाएगा 10√2। जब AB 10√2 है तो AC कितना हो जाएगा, AC हाफ है AB का, AB/2 है, AB/2 मतलब 10√2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2। इतना समझ में आ गया। AC बराबर AB/2 बराबर CB भी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है डायगोनल का, तो डायगोनल का मिड पॉइंट से दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो इतना हम लोग को पता चल गया कि CB बराबर 5√2 होगा। मतलब यहाँ पर हमें ये चीजें भी मिल गई, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5√2। चलिए अब हम लोग अगर इसी पर x लिखना चाहें, पहले d लिख लेते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा 10 + 10 + 5√2 मीटर, और x बराबर हो जाएगा हमारा सिंपली 5√2, क्योंकि a से c के बीच में ही क्या वही विस्थापन होगा, a से लेकर c तक जाना। ये तो टोटली यहां तक मूव किया है, a से लेकर b तक गया, b से लेकर c तक आया,
और तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से लेकर सी डायरेक्टली। ए से लेकर सी तो हम लोग निकाल चुके हैं 5√2, तो 5√2 विल बी द विस्थापन, मतलब 5√2 विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जैसे कि हाफ सेमी सर्कल चला गया, ए और बी लेकर चला गया, जिसका रेडियस आर है। बताओ ए से लेकर बी गया है तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी 2πr/2, मतलब पाई आर, क्योंकि ये हाफ सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं, आधा वृत्त। तो पूरा वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो आधे का क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, 2πr/2, पाई इंटू आर। और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब विस्थापन x हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी तक में जाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा आर, ये आधा रेडियस प्लस ये भी रेडियस, तो मतलब 2r, यहाँ पर का विस्थापन 2r होगा। सिंपली इसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, मान लो जाए तुम्हें अब 3/4 दे दिया जाए उसका, तो यहाँ मान लो जाए ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चले हो, सेम रेडियस आर पर। अब बताओ दूरी और विस्थापन कुछ ऐसे चला गया। फिर अगर हम पर दूरी पर बात की जाए तो दूरी हमारा हो जाएगा 2πr अगर पूरा चले तो, लेकिन ये कितना पोर्शन है 2πr का 3/4 पोर्शन है, तो 3/4 ऑफ 2πr मीन्स 3/2πr, 3/2πr। और अगर इसका विस्थापन निकालने बोले तो हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं इसमें, अगर ये दूरी r है तो मतलब इसका विस्थापन हो जाएगा a से लेकर b तक में सीधी रेखा खींच दें। अब ये सीधी रेखा को निकालना हम लोग के लिए जरूरी है, तो इसको कैसे निकालें, ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से भी ये वाली दूरी भी r हो जाएगा, ये r, तो ये r√2 सिंपली, तो मतलब विस्थापन हमारा हो जाएगा r√2 मीटर। सारी चीजें लेंथ पर है तो लेंथ का यूनिट आप जरूर डाल दीजिएगा प्लीज मीटर। आई होप थोड़ा बहुत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मतलब होता है अपनी दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है हमारा विस्थापन बटा समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको स्पीड को चाल को भी बोलते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल भी बोलते हैं, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, और इसको बोलते हैं वेग। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। ये दोनों का मतलब है सिंपली। ये बात तो समझ में आ रही है हम लोग को। हाँ, इसका यूनिट एक चीज है, यूनिट लोग का मीटर पर सेकंड में बताया जाता है दोनों का। सेम ये दूरी के साथ में बात चल रहा है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में बात चल रहा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें फिर ध्यान जरूर रखिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिर से अगेन एक वेलोसिटी जो आगे लेकर हम लोग को फिर लेकर चलेगा वेलोसिटी, वो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड के बारे में इतनी चिंता करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। इन दोनों में कुछ अलग बातें नहीं है, बातें बस सेम है। डिस्टेंस हम लोग को वही पता करना रहेगा, समय दिया रहेगा, समय के साथ में डिवाइड कर देंगे, स्पीड पता चल जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता करना रहेगा, समय दे दिया जाएगा, समय से हम उसको डिवाइड कर देंगे, हम लोग का वेग पता चल जाएगा। जैसे कि सिंपली एक क्वेश्चन पूछ दूं मैं आपको, ए से लेकर बी तक में गया 1 क्वाड्रेंट, 1/4 है एक सर्कल का, ये मैं मान लूँ एक ऐसा एक पूरा सा वृत्त है जिसका 1/4 है, ठीक है, जिसका रेडियस भी r है। अब देखो तो दूरी कितना हो जाएगा इसमें, दूरी अब ये भी बोल दिया जाए कि a से लेकर b तक जाने में समय लगा 2 सेकंड। समय कितना लगा 2 सेकंड। अब वो मुझसे चारों चीजें पूछ रहा है, बताओ दूरी क्या होगी, बताओ चाल क्या होगा, वेग क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूं, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा। पहली बात हम लोग एक फिर से चीज को ध्यान रखें, ये कितना पोर्शन दिख रहा है आपको एक वृत्त का, ये मेनली कितना पोर्शन दिख रहा है हमको एक वृत्त का, ये 1/4 दिख रहा है। पूरे वृत्त का कितना होता है परिमाप, उसका परिधि 2πr का 1/4, मतलब πr/2। ओके, ये तो हुआ दूरी। चाल भी साथ ही साथ में लिख लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटा समय।
दूरी कितना है पाई आर बटे 2, समय के साथ में मतलब 1/2 के साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दो मतलब पाई आर बाई 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर चाल निकल गया। विस्थापन निकाल, अब विस्थापन निकाल लेते हैं इन दोनों का। विस्थापन कैसा होगा, विस्थापन होता है इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी, तो एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अगर ये आर है ये आर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या ये r√2 हो जाएगा सिंपली। ओके, तो विस्थापन हम लोग का पता चल गया। विस्थापन कितना हो जाएगा अपना r√2। विस्थापन को समय के साथ में अगर डिवाइड कर दे तो हमारा निकल जाता है क्या, वेग। वेग निकल जाएगा, क्या होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये कितना हो जाएगा r√2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स r/√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम लोग को चाल और वेग के बारे में उतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तकलीफ केवल दूरी और विस्थापन पर है। उन दोनों को निकाल लेंगे, समय दिया रहेगा, समय के साथ में हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारा चाल और वेग निकल जाएगा। औसत और इंस्टेंटेनियस, ये बातें बहुत बार सामने आती है। एक बार जब बोलेगा औसत चाल के बारे में बात करो, इंस्टेंटेनियस चाल के बारे में बात करो, औसत वेग के बारे में बात करो या इंस्टेंटेनियस वेग के बारे में बात करो, तो ये चीज़ को हमको सॉल्व करने से पहले इस चीज़ का मीनिंग हम लोगों को पता रहना चाहिए। औसत मतलब क्या होता है, कुल, अगर मेरे को औसत चाल के बारे में किसी ने बात करने बोला, औसत चाल मतलब औसत एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप घर से निकले, घर से आप, मैं आपको जाने के लिए बोलूँ, अगर आप रायपुर जा रहे हैं आप अपने घर से, तो हो सकता है कि आप पहले घर से स्लो स्पीड में निकले, फिर धीरे धीरे फास्ट किए होंगे, हाईवे में और फास्ट किए होंगे, ब्रेकर आया होगा कम किए होंगे, कहीं पर खाने का मन किया होगा तो रुक गए होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से रायपुर तक जाने में कितना समय लगता है या कितने स्पीड से आप जाओगे, तो आप थोड़ी बताते रहते हो कि घर से 0 से निकला, फिर 10 गया, फिर 20 गया, फिर 50 गया, फिर तुरंत ब्रेक मारा, गाय आ गई सामने में, मैं गिर गया, फिर उठा, फिर चला। ऐसा बातें नहीं करते हम लोग, सिंपली बोलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर आप जाओगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो 40 के बारे में जो बात कर रहे हैं एक्चुअली वो होता है औसत चाल या औसत के बारे में बात करते रहते हैं कि भाई आप टोटल में जितना भी मूव करोगे तो एवरेज कितना है आपका। तो आप क्या करोगे, जितने भी चाल आप सबको जोड़ोगे डिवाइडेड बाय जितना समय आपको लगा, तो ये वही उसका डेफिनेशन है, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारा होता है औसत चाल के बारे में। दूसरा होता है तत्कालिक। तत्कालिक मतलब होता है उसी इंस्टेंट पर, और ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, इसीलिए अगर आप गाड़ी पर चला रहे हो, आपसे पूछा जाए आपकी स्पीड क्या है, तो आप एवरेज को नहीं बताओगे, आप वहां पर अपना ऑडोमीटर देखोगे और उसमें आप स्पीड को बताओगे। तो ऑडोमीटर इज ऑलवेज शोइंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी हमको जरूरी है कि भाई एवरेज भी बताना चाहिए था, ताकि हम लोग एवरेज को निकाल सके कि भाई यहाँ से रायपुर जाना है, तो हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, क्या पता एक रीडिंग मीटर में दिया रहता कि आप इतना से चलो, इतना से चलो तो 1 घंटे में पहुंचोगे, इतना चलो 2 घंटे पहुंचोगे, लेकिन ऐसा नहीं दिया रहता। ऑडोमीटर पे इंस्टेंट उस टाइम पर कितना स्पीड है ये बताया जाता है। इसका भी इंपॉर्टेंट है, एक जगह प्रैक्टिकल लाइफ में बता दिया गया भाई इतना क्यों जरूरी हो गया कि हमको इंस्टेंटेनियस दिया गया। इंस्टेंटेनियस देने का ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है, आप कहीं पर जा रहे हो, अगर कहीं पर ब्रेकर आया या गाय वाया गया, तो आप जरूर अपनी स्पीड को कम करने के लिए ऑडोमीटर को जरूर देखते हो, अभी मेरा स्पीड क्या है। अगर एवरेज दिया रहता तो एवरेज का एक फिक्स रहता 40, तो आप सोचते, आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो आपको जब पता ही नहीं चल रहा है कितना स्पीड से आप चल रहे हैं, तो आपको ये भी कैसे पता चलेगा कि आप कितना कम करेंगे। इसलिए ऑडोमीटर में इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम पर, उसी टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, बहुत कम टाइम पर, जिस टाइम पर पूछा गया उस टाइम पर जो अपना चेंज इन वेलोसिटी है dv/dt, या इंस्टेंट लिमिट एट t टेंड्स टू 0 dv/dt, या इसको v/t भी बोलते हैं अगर टोटल टाइम के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस और ये होता है औसत। ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ओके, अगर सेम चीज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो औसत, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अपना, औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय कुल समय। मतलब जो विस्थापन पर बात करेंगे तो हमारा वेग निकलेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सेम लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको डेल्टा AC बोल देते हैं क्योंकि ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर dv/dt या फिर s/s/t, वेयर t टेंड्स टू लिमिट
टी टेंस टू जी। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए कि किसी एक क्षण पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उस टाइम पर अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना था, तो आप उस टाइम पर जो विस्थापन रहेगा डिवाइडेड बाय उस टाइम पर जितना समय लगा उसको मूव करने के लिए, उन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। ओके ओके, अभी तक हमने बात किया था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है वो है एवरेज स्पीड से। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली अगर पूछना है तो इस वाले पोर्शन से एवरेज स्पीड से वो क्वेश्चन जरूर उठाएगा। इसके 3 फॉर्मेट है एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। इसके 3 फॉर्मेट है, या फिर वो आपको डिस्टेंस टाइम के साथ में दिया रहेगा, या फिर स्पीड टाइम के साथ में दिया रहेगा, या डिस्टेंस स्पीड के साथ में दिया रहेगा। पहले के 2 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जहां से क्वेश्चन बनाया जाए। अगर क्वेश्चन बनाना है तो डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाता है, क्यों? इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए बस रीजन, और उसके अलावा दूसरा रीजन नहीं है। खैर, तीनों फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। पहला डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम में क्या करेगा वो? टोटल जो डिस्टेंस है उसको कुछ भाग में डिवाइड कर देगा। से इसको मैं बोलता हूँ d1 और इसको मैं बोलूंगा d2। 2 डिस्टेंस में मैं उसने डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल d1 का 20 मीटर लिया है, d2 का 40 मीटर लिया है, और साथ में वो बोलेगा कि d1 को कंप्लीट करने के लिए 3 सेकंड लिया, d2 को कंप्लीट करने के लिए 5 सेकंड लिया। मतलब उसके अकॉर्डिंगली टाइम दे देगा t1 और t2। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस मतलब 20 + 40 d1 + d2 अपॉन टोटल टाइम मीन्स 3 + 5 t1 + t2। दोनों को जोड़े, टाइम को भी जोड़े, डिवाइड कर दिए, जो भी आंसर है हमारा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, डिस्टेंस टाइम का वेरिएशन। यहाँ से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन खैर जानने के लिए ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दूसरा फॉर्मेट क्या है? स्पीड और टाइम। मतलब जो डिस्टेंस टोटल रहेगा उसको स्पीड के फॉर्मेट में उन्होंने डिवाइड करेगा। पहला मान लो जाए कुछ डिस्टेंस को उसने 40 किलोमीटर/आवर से और 2 घंटे लिया बोलेगा। दूसरा जो कुछ डिस्टेंस है उसको बोलेगा 80 किलोमीटर/आवर से कंप्लीट किया और कुछ टाइम लिया बोलेगा। तो इसका अगर हम सब जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जो d1 बराबर v1 इंटू t1 होगा, v1 इंटू t1, और साथ में इसका d2 बराबर क्या? v2 इंटू t2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। ये सब हम जानते हैं, और टोटल टाइम के बारे में कुछ हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम तो ऑलरेडी गिवन है और हमको जरूरत भी नहीं है। सो क्या d1 को v1 इंटू t1 लिख सकता हूँ d1 को, और d2 को क्या v2 इंटू t2 लिख सकता हूँ। मतलब जो टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दूं तो d1 निकल जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दूं तो d2 निकल जाएगा। सो d1 हो जाएगा मेरा 40 इंटू 2 80, 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 240 डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स 2 + 3 5 आवर्स, 320 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 64 किलोमीटर/आवर। मीन्स अगर स्पीड टाइम का फॉर्मेट रहे तो एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर/आवर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, और अगर मुझे भी बोला जाए तो मैं यहीं से क्वेश्चन बनाने के लिए कोशिश करूंगा। खैर, हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई चलो मैं इस पर ही बात कर लेता हूं। अभी एक डिस्टेंस है, उसको v1 t टाइम लगा, सेम v2 उसको भी t टाइम लगा। मतलब एक डिस्टेंस को 2 स्पीड में कवर अप किया गया है। पहला स्पीड के साथ v1 जिसको टाइम t लगा, v2 स्पीड जिसको टाइम t लगा। देन बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगी क्वेश्चन में पूछा गया था। सो वी नो दैट v1 इंटू t1 d1 प्लस v2 इंटू t2 d2, d1 प्लस d2 वही है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। क्या यहाँ पर t1 t2 बराबर है? तो सो v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2t कर सकता हूं मैं इसको, बराबर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। ऑप्शन में ये एक था v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब अगर एक डिस्टेंस को 2 अलग अलग वेलोसिटी स्पीड से हम लोग कवर करें जिसमें जो दोनों बराबर टाइम ले, तो उसका एवरेज स्पीड होता है v1 प्लस v2 बाई 2। मतलब पहला वाला स्पीड प्लस दूसरा वाला स्पीड बाई 2। ये वाला एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, एक ही बार आया वहां से क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, वो फॉर्मेट है ये डिस्टेंस स्पीड फॉर्मेट। इसमें डिस्टेंस दिया रहेगा, उसको v1 वेलोसिटी से स्पीड से कवर अप किया हूं, v2 स्पीड से मैंने कवर अप किया।
तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d2 प्लस d2 क्या हो जाएगा, d कहाँ से आया, d/2 प्लस d/2, d/2 प्लस d/2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर क्या, जो डिस्टेंस हमने कवर किया d/2 इंटू v1 होता है, क्योंकि वी नो दैट टाइम बराबर दूरी बटा समय। सेम यहीं पर t2 बराबर d/v2 होगा। ओके गुड, t2 बराबर d/v2। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 ये वाला पूरा टोटल t1 होगा और ये वाला टोटल t2 हो जाएगा। तो वो तो रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो उसको मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया, यहाँ पर से d और d तीनों d को मैंने इरेज कर सकता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, हल और अंश का। सो 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, उसको और मैथमेटिकली सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 ऊपर चले जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी आया हुआ फॉर्मेट का क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर दैट, इसको याद रखो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, नाउ स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब क्या किया हूँ, डिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया हाफ में, d/2 में। पहला वाला डिस्टेंस d/2 को 40 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट किया, दूसरा वाला d/2 को 60 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट किया। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या रहा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सेम पहले जैसा, टोटल डिस्टेंस d/2 प्लस d/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, d/2 इंटू स्पीड 40 t1 प्लस ये t1 हो जाएगा अपना, ये पूरा t1 हो जाएगा, और ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ओके, d/2 इंटू स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर t2। उन सबको सॉल्व किया, मेरा फॉर्मेट आया 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, जनरली 40 और 60 का 50 आता है, लेकिन 48 किलोमीटर पर आवर, इसको जरूर ध्यान में रखना। ds के फॉर्मेट का जो एवरेज स्पीड आता है, मतलब एवरेज स्पीड का मतलब जैसे मैंने आपको बोला 20 और 30 का एवरेज क्या होता है 25, लेकिन इसका आंसर 25 ना होके 23 पॉइंट समथिंग मीन्स लेस देन 25 होगा। इसका स्पीड जो एवरेज स्पीड आएगा वो लेस देन 25 होगा। प्लीज कहीं कहीं पर ये डायरेक्ट ऑप्शंस के रूप में टिक करने के लिए भी काम आता है ऑप्शंस में। सो प्लीज ध्यान रखने का, जो एवरेज स्पीड आएगा, जो एवरेज आएगा इन दोनों का, उसका थोड़ा सा कम एवरेज स्पीड आता है सॉल्व करने पर। ये रीजन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई ओके। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। खैर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, पहले तो फॉर्मेट से जाए बाय द वे। दूसरा हमें अभी जस्ट सॉल्व किया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, उस वाले फॉर्मूले डायरेक्टली पुट करोगे तो भी आपका 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 तभी वैलिड है जब डिस्टेंस को हाफ हाफ डिवाइड किए हैं तब। अगर डिस्टेंस को हाफ ना करके कुछ अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड करते तब क्या होता, तब हम लोग को बेसिक मेथड से ही गो थ्रू होके जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आया जा चुका है, सो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर 1/2 के अलावा मतलब हाफ के अलावा किसी और फॉर्मेट में अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को बेसिक फॉर्मेट से जाना पड़ेगा। सेम टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d अपॉन d/3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्पीड t1, ये हो जाएगा t2। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने फॉर्मेट सॉल्व किया है मैथमेटिकली, 3 इंटू 20 इसका एलसीएम लिया, 40 इधर आया प्लस 2 इधर जाके मल्टीप्लाइड हुआ है 20, फॉर्मेट सॉल्व किया 30। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप फॉर्मेट से नहीं जाना चाहते हैं तो बेसिकली इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना, जिस फॉर्मेट में इसने डिवाइड किया है, किस में डिवाइड किया है, 3 के फॉर्मेट में डिवाइड किया, मतलब 1/3 1/3 1/3 वाले फॉर्मेट में डिवाइड किया है, तो वो थर्ड को ऊपर में रखना। ओके, मल्टीप्लाइड बाई जो v1 है v2 कर लेना, मतलब जो दो स्पीड दिया रहेगा उसको कर लेना, डिवाइडेड बाई उसका जिस प्रोपोर्शन में आपने डिवाइड किया उसका अपोजिशन वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, ये 1 है उसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 3 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 40। देखो डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा। डायरेक्ट आंसर। अगर इसका भी मेरे को बोले कि भाई डायरेक्ट आंसर बताओ, तो पहले मैं चेक करूंगा, सॉरी ये 1/6 में डिवाइडेड है, पहले मैं चेक करूंगा भाई किस फॉर्मेट में डिवाइड किया गया। सो 1/6 के फॉर्मेट में डिवाइड किया, फिर लिखूंगा डायरेक्टली 6 v1 v2 मतलब 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
इसका न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसका वाले को इसके साथ मल्टीप्लाइड, 5 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 60, ये मेरा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट। सो प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट। डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्टली निकालने का। इसका जो फैक्टर रहेगा ऊपर वाला वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका ऊपर वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जिस फैक्टर में वो दोनों चीज़ें डिवाइडेड रहेगी 6 के फैक्टर में है तो 6 वाला फॉर्मेट ऊपर में रहेगा। ओके, सो इसके ऊपर प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसको कर लीजिएगा। मान लीजिए इसको 1/4 डी में डिवाइड किया, इसको 3/4 डी में डिवाइड करना पड़ेगा। ये मान लीजिए 30 से रहा, ये 50 से रहा। 50 किलोमीटर पर आवर से ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर से ये डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये 1/9 डी में इसको किया, इसको 8/9 डी में किया, इसको 20 किलोमीटर पर आवर से कर दिया, इसको 10 किलोमीटर पर आवर से कर दिया। प्लीज़ एवरेज स्पीड, दोनों में आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर लीजिएगा, दोनों केस में, बोथ द केसेस, है ना। ओके ओके, अभी तक हम कुछ कुछ चीज़ें जान चुके हैं, उसके बारे में एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। ओके, जो कि चैप्टर अभी तक लगभग स्पीड का जो काम है अभी तक मैक्सिमम हो चुका है। एवरेज स्पीड उसका सबसे मेन पॉइंट था जो हमें ध्यान में रखना था। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, ये होता है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी होता है वेग। ओके, अभी तक जो बात हमने किया था उसमें मेन इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड, जो अभी लास्ट वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया, उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। और स्पीड का फैक्टर वहीं तक लगभग रुक जाता है। इस चैप्टर के आगे जो बात करते हैं वो हम लोग अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं। वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको लिखते हैं dx अपॉन dt भी लिखते हैं, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, जो x जो है वो डिस्प्लेसमेंट में है। विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको v से डिफाइन करते हैं, v बराबर dx अपॉन dt। इस पर ऐसी बातें करते हैं। ओके, चलो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपका विस्थापन, जब भी वेलोसिटी की बात करें मतलब जो s दिया हुआ है वो विस्थापन है। अगर विस्थापन बराबर 2t² प्लस 3t प्लस 6 के फॉर्मेट में हो तो वेलोसिटी क्या होगा, अगर टाइम बराबर 2 सेकेंड हो तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, हम सब जानते हैं कि ds अपॉन dt बराबर v होता है। v बराबर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो तो 2t² का क्या हो जाएगा, 4t प्लस 3t प्लस 0 हो जाएगा। 6 का कांस्टेंट है इसलिए। 80 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, 80 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर v बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, सिंपली t हो जाएगा ये, प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 मतलब 11 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 80 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमारा जो वेलोसिटी है वो 11 मीटर पर सेकेंड होगा। सिंपली 3t का अगर मैं बात करूं, दूसरा वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसमें भी वही निकालना है। तो इसमें क्या है, x के फॉर्मेट में है तो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 3t माइनस 6 बराबर रूट 3x कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो होल स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 3x हो जाएगा। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। 90 स्क्वायर प्लस 36 माइनस 90 स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36t बराबर 3x हो जाएगा। सिंपली स्क्वायर को मैंने ओपन किया है, इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो यह हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t बराबर x। ओके, x का फॉर्मेट आ गया। नाउ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर v। सिंपली डेरिवेटिव निकालना तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6t माइनस 12, और 12 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं प्लस 0 माइनस 12। ओके, ये डेरिवेटिव है। इट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इज इक्वल टू 0, मतलब जो v है तो उसको 0 करना है। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट तो दिया हुआ है ऑलरेडी,
लेकिन हम लोग डायरेक्टली फाइंड इसको नहीं कर सकते। फाइंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइम नहीं पता है। तो एक्चुअली v इज इक्वल टू 0 करके हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, फिर t के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का निकल जाएगा। सो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? v व्हेन v इज इक्वल टू 0, मतलब v को 0 कर देते हैं, मतलब 60 माइनस 12 बराबर 0, तो t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर कितना है? 2 सेकेंड। ओके चलो, t बराबर 2 सेकेंड है। तो t बराबर जब 2 सेकेंड आ गया, 2 सेकेंड का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। 2 सेकेंड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड का वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट किया 3t बराबर √3x प्लस 6 में t बराबर 2 पुट किया, t बराबर 2 पुट किया, तो मेरा आंसर क्या है? t बराबर 2 पुट किया यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 √3x प्लस 6, इधर का 6 इधर जाके माइनस हो गया, तो 0 बराबर √3x मीन्स x बराबर ऑल्सो 0। सो 8 when velocity will be 0 displacement is also 0 for this given equation। ये वाला क्वेश्चन भी आया जा चुका है। ओके, सो प्लीज इसको भी ध्यान रखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स अगर हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन दिया गया है, वहां से वेलोसिटी पर जाना रहे, तो हम लोग को d/dx करना पड़ेगा, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सिंपली सा। ओके चलो लास्ट वाला क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपी दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्सपी का, एक्सपी बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ओके चलो इसका अगर हमें वीपी निकालना है, तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स पी अपॉन डी टी। सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव ए प्लस 2bt हो जाएगा। अगर सेम एक्स ए का निकालूँ, या ये क्यों है मान लो, है ना? ओके सो एक्स क्यू को अगर निकालूँ, एक्स क्यू बराबर क्या है? एफ टी माइनस टी स्क्वायर दिया है, तो वी एक्स क्यू अपॉन वी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स क्यू अपॉन डी टी, डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। ये कितना हो जाएगा? एफ माइनस 2t। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीपी और वी क्यू आपका इक्वल है। सो वीपी बराबर वी क्यू कर दो। सो वीपी बराबर वी क्यू दिया हुआ है, इक्वल है करके कंडीशन में दिया हुआ है। सो ए प्लस 2bt बराबर एफ माइनस 2t। टी को एक साइड में लेकर आ जाओ, टी को एक साइड में लेकर आए तो क्या हो जाएगा? ए माइनस एफ बराबर माइनस ऑफ 2bt प्लस 2t कर दूं, माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, माइनस को इधर शिफ्ट क्यों होता है? एफ माइनस ए बराबर टी को कॉमन ले लेता हूँ, टी 2b प्लस 1। सो टी बराबर हो जाएगा एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1। ये क्वेश्चन में आया हुआ 2016 नीट का ही क्वेश्चन है। सिंपली वेलोसिटी को बराबर करने बोल दिया था, बस उसका डेरिवेटिव निकालना था। इन दोनों के डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी निकल जाता, वेलोसिटी को हम लोग को इक्वेट कर देना था, इक्वल है करके कंडीशन में दिया है। व्हेन बोथ हैव सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी दोनों का बराबर है तब बात करनी थी। तो अगर वेलोसिटी बराबर था तो टाइम पूछा गया था, सिंपली ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके चलो चलो वेलोसिटी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। चलो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर विस्थापन रहे तो अगर dx अपॉन dt करूँ तो वो वेलोसिटी निकल जाता है। उसको अगर dx2 अगर फिर से डेरिवेटिव पर आप कर दो तो वो एक्सीलरेशन निकल जाता है, जिसको हम लोग dv अपॉन dt भी बोलते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी निकल गया, उसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करो, उसको फिर से उसका डिफ्रेंशिएट निकालो, तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाता है। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? त्वरण। चलो ठीक, त्वरण की बात कैसे करते हैं कि भाई वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। dv जो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग जो परिवर्तन हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ये तो खैर पुस्तकी भाषा हो गया। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स को हम लोग अब फील करने वाले हैं। प्लीज़ टोटली सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फील करा के आप लोग को बता देता हूँ कि वेलोसिटी और त्वरण एक्चुअली है क्या, वेग और त्वरण एक्चुअली है क्या। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। चलो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा फील करने वाली बातें हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। अभी किसी ने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, किसी ने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो मेरे को भी समझ में आ रही है, ये वेलोसिटी है।
जिसको हम लोग वेग भी बोलते हैं। ये तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी ने बोला कि भाई साहब आप 10 मीटर पर सेकंड से समझते क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब नॉर्मल लाइफ की बात करो, अभी फिजिक्स को थोड़ा साइड में रखो, हो सकता है तो कॉपी को बंद करके रखो, एक बार प्लीज समझ लो, उसके बाद आप जैसा चाहो वैसा लिख लेना। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। 10 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। सेम किसी ने लिखा 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड में 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर किसी ने लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हम लोग को समझ में आता है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ये तो हम सब जानते हैं भाई इसके यूनिट को देख के कि ये त्वरण है। अब कोई पूछ दे कि आप त्वरण से क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे भाई, हम लोग तो डेफिनेशन एक तरफ से जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने पूछ दे कि आप इसके मीनिंग से क्या समझते हैं, त्वरण के मीनिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बता पाएंगे। एक्चुअली जो त्वरण है इसका काम है वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। दो तरह के त्वरण के बारे में आप जानते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब होता है ब्रेक, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, त्वरण जो चाल को कम करे, रिटार्डेशन, हाँ ठीक है। अगर सिंपली सी बात करो, ये क्या करता है, त्वरण वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, मतलब एक साइड रोल की तरह प्ले करता है, ये स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ आप सब यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग गाड़ी में अपनी जो स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसमें जो एक्सेलरेटर रहता है, एक्सेलरेटर क्या जमीन पर काम करता है, नहीं, वो करता क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है एक्सेलरेटर, और ब्रेक क्या काम करता है, आपके गाड़ी की स्पीड को घटाता है, सेम उसी का काम है। फिर भाई ये दो क्या चला गया, फिर ये दो क्या चीज है, क्यों दिया गया, ये दो मान है उसका, मैंने बोला बढ़ाएगा या घटाएगा, मतलब दो के हिसाब से 1 सेकंड में वेलोसिटी को बढ़ाएगा, अगर माइनस रहा तो 2 के हिसाब से 1 सेकंड में वेलोसिटी को घटाएगा। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर मैं थोड़ा और प्यार से बात करूं तो इसको ध्यान से देखना, अगर बढ़ाने के ऊपर में मैंने बात किया तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी, अगर 2 मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड को बढ़ा रहा है तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, 2 बढ़ाया, फिर 2 सेकंड बाद में स्पीड क्या हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 सेकंड बाद में स्पीड क्या हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो टाइम के हिसाब से 1 सेकंड में 2 बढ़ाएगा, फिर 1 सेकंड बाद में फिर उसमें 2 बढ़ाएगा, फिर 1 सेकंड बाद में फिर उसमें 2 बढ़ाएगा, फिर 1 सेकंड बाद में 2, 1 सेकंड बाद में 2। बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, क्या ये सही है, हाँ चलो चेक करके देख लेते हैं। चलो इसका एक बार बीच में भी निकाल देते हैं। अगर मैं तुमसे 1.5 पर पूछूं कितना है, तो तुम डायरेक्टली बोलोगे 12 और 14 के बीच में 13। अगर 2.5 पर पूछूं तो तुम बोल सकते हो 15। अगर 3.5, अगर नाम में 2.5 3.5 पर पूछूं तो तुम बोल सकते हो 17। 4.5 पर अगर मैं बात करूं तो तुम बोल सकते हो 19 मीटर पर सेकंड। ये सारी स्पीड्स है ना मीटर पर सेकंड। भाई मैंने तो बोलने के लिए बोल दिया, क्या ये सही है, ये भी प्रूफ करना जरूरी। चलो जानते हैं हम सब एक फॉर्मूला जो काइनेमेटिक्स में हम सब नहीं जानते, v = u + at। यहाँ पर v u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेग कितना है 10, एक्सेलरेशन मैंने दिया त्वरण 2। बताओ कौन सा टाइम पर फाइंड करें। चलो एक काम करते हैं 3.5 पर चेक करके देखते हैं। 3.5 सेकंड पर हम चेक करके देखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 7 होता है, +10 बराबर मतलब 17 मीटर पर सेकंड। देखो तो फॉर्मूले से भी हुआ है, और हमारा आंसर 3.5 का भी 70 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों को एनालिसिस करके हमने ये फॉर्मूला बनाया। सेम आज वही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमने कंप्यूटर को बनाया या कंप्यूटर ने हमको बनाया। हमने कंप्यूटर को बनाया एक्चुअली, वो किस इसी फॉर्मेट को फिल करके। प्लीज़ इसको फॉलो करना, क्योंकि एक ही बार में तुम सारे आंसर्स निकाल रहे हो। तुमको अगर मैं डिफरेंट, देखो कितने सेकंड का आंसर निकाल लिया तुमने, 9 सेकंड तक का आंसर निकाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेकंड तक के आंसर निकाल दिए एक ही फॉर्मेट से, जबकि इसमें 9 बार तुमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिफरेंट, और एक बार फिल भी आएगा। कैसे, अगर किसी ने बोल दिया कि 6 सेकंड बाद में स्पीड क्या होगी, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला में जाओगे। अगर किसी ने बोला 6 सेकंड बाद में उसकी स्पीड 24 मीटर पर सेकंड है, फिर आप अगर फॉर्मेट बनाए हो तो 5 में तो 20 आ रहा है, 6 में तो 22 आना चाहिए, 24 मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब अगर आपने फील करना सीख गया तो आपको ये तक समझ में आएगा कि सामने वाला गलत बोल रहा है या नहीं, आप पकड़ लोगे उसको कि वो सही बोल रहा है या गलत हो रहा है। सो प्लीज इसको फॉलो करना। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका रिटार्डेशन का। एक क्वेश्चन इसका रिटार्डेशन का करके देखते हैं। रिटार्डेशन मतलब स्पीड को कम करना। अब वो रहा है माइनस का साइन, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
माइनस लग गया मतलब क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है। नाउ फिर से क्वेश्चन कि भाई कितने के हिसाब से स्पीड को कम कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2 के हिसाब से कर रहा है। मतलब अगर मुझे फॉर्मेट बनाना बोले तो मैं बना सकता हूँ, हाँ 1 सेकंड बाद में 2 कम 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद में देना अगेन वो 6 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद में 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद में 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद में 0 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी कितने टाइम पे रुक रही है, 5 सेकंड में रुक रही है। अगर तुम्हें डायरेक्टली किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई गाड़ी कितने टाइम पे रुक रही है, तो और इसका अच्छा तरीका है, जो स्पीड दिया रहा है डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कर दो, 2/10/2, इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कर दो, टाइम डायरेक्टली निकल जाएगा, 10/2 इज 5 सेकंड। यहां पर से अगर क्वेश्चन पूछा कि भाई कितने टाइम पे रुक रहा है, तो तुम डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड कर लो, सिंपली फाइनल आंसर आ जाता है। सेम वही क्वेश्चन, 1 सेकंड बाद में 8, 2 सेकंड बाद में 6, 3 में 4, 4 में 2, 5 में 0, बिल्कुल सही। 1.5 में स्पीड कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 7 मीटर पर सेकंड, 2.5 में 5, 3.5 में 3, 4.5 में 1 अगेन। मतलब आप इन दोनों के बीच के आंसर्स को फिल भी कर सकते हैं। अगर कोई बोले छठवां सेकंड में स्पीड क्या है, बोल सकते हो 0 है, क्योंकि अगर ब्रेक मार रहा है गाड़ी रुक गई है, गाड़ी रुकने के बाद और पीछे जाती है क्या, नहीं, जब तक उस पर रिवर्स गियर के बारे में बात ना किया जाए तब तक गाड़ी रुकी है तो रुकी होगी। सिंपली अगर ट्रैफिक की बात करते हैं, जहाँ पर रोक देते हैं गाड़ी को ट्रैफिक में ब्रेक मार के, तो क्या गाड़ी उसके बाद अपने आप पीछे आती है, नहीं, गाड़ी रुकी रहती है। छठवां सेकंड, 8वां सेकंड, 7वां सेकंड सब में अगर रिवर्स गियर की बात ना करें तो गाड़ी रुकी हुई है। ओके, तो बाकी सबका आंसर साफ रुका हुआ है। मैं इस चीज को हम प्रोजेक्टाइल मोशन परिप्रेक्ष्य गति से रिलेट करने जा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में देना। अभी तक प्लीज अपने कॉपी प्लीज समझने में ध्यान दो। देखो मोशन 3 तरीके के होते हैं। अभी तक काइनेमेटिक्स की बात थी, काइनेमेटिक्स में 3 फॉर्मूले के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। v = u + at, हम सब जानते हैं s = ut + हाफ at² और v² - u² बराबर 2as। ओके, इन तीनों फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। मैं एक चीज इसमें बता देता हूँ, ये तीनों फॉर्मूले तभी वैलिड हैं एक चीज में, वैलिड कंडीशन। ये वैलिड कब है, जब एक्सेलरेशन चेंज ना हो। मतलब एक वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दिया जाए, 2, 3, 4, 5, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो थ्रू आउट द क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज ना हो। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसा रहना चाहिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2t, 3t², जो वेरिएबल हैं उसके फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए, इसके फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए, तभी हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट में रहना चाहिए तभी हम लोग एक्सेलरेशन को ये तीनों फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूले हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से इसको बोलते हैं, जो वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, टी के फॉर्मेट में, 3 के फॉर्मेट में, x3, x², इसके फॉर्मेट में रहे उसको वेरिएबल बोलते हैं। अगर ऐसा वेरिएबल है तो एक ही तरीका है उसको सॉल्व करने का, दैट इज द इंटीग्रेशन, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। सो ये तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारा एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज ना हो। ओके, ठीक है। मोशन 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। जो उसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, सिंपली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे सीधी रेखा में, उसको 1D मोशन बोलते हैं। सीधी रेखा में ट्रेवल करे। जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में ट्रेवल करे उसको 2D बोलते हैं। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, जैसे वृत्तीय गति है अपना, वो 2D मोशन में आता है। 3D मोशन में जो है, जो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर बात करें, जैसा कि इंसेक्ट, कीड़ा का मूवमेंट वो तीनों दिशा में घूमता है, लाइक पतंग, अपना काइट, ठीक है, इंसेक्ट, काइट, ये सब 3D मोशंस में आता है। एरोप्लेन, मूविंग ऑफ मोशन ऑफ एरोप्लेन, ये 3D में आता है। ओके, अभी मेनली काइनेमेटिक्स में 1D एंड 2D के बारे में बात करते हैं। ओके, ठीक है। यहां पर मैं बात करता हूं अभी सबसे पहली बात 1D के बारे में, मतलब 1 डायमेंशन मोशन, सीधी रेखा में गति। तो यहां पर डालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन 1D, या सिंपली 1D मोशन बोल लेता हूं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। ठीक, ओके।
अभी तक मैं आप लोग को बताया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। एक्सेलरेशन क्या करता है, त्वरण क्या करता है, वेग की स्पीड को बढ़ाता है घटाता है। किस स्पीड से बढ़ाए या घटाए ये डिपेंड करेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा ना, जो मान दिया रहेगा उसके हिसाब से। जैसे कि हम लोग को एक चीज़ पता है, अगर कोई भी चीज़ को मैं ऊपर फेंकूँ, मान लो कोई भी चीज़ को मैं 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूँ, एक चीज़ नोन है हम लोग को, जी का वैल्यू जो त्वरण की तरह ट्रीट होता है यहाँ पर, जी कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकूँ उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 होता है एक्चुअली में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन रफली इसको हम लोग 10 मान लेते हैं कॉम्पिटिशन सॉल्व करने के लिए, बस इजीली पढ़ करके। मतलब अगर किसी भी चीज़ को मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूँ, ये नोन है कि जी नीचे लग रहा है वो भी 10, वेलोसिटी ऊपर जी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। कितने के हिसाब से घटा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा है। ब्रेक क्या लगता है, ब्रेक ही वही मोशन है कि वेलोसिटी जैसे चल रहा है उसके अपोजिट में लगना, तो स्पीड बढ़ता है या घटता है, ब्रेक में स्पीड घटता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी ऊपर है, जी का डायरेक्शन ऑलवेज नीचे अर्थ की ओर रहता है ना, कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं जी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, कंटिन्यूसली नीचे ही रहता है, इसलिए 30 मीटर पर सेकंड ये स्पीड को घटाएगा। अब किस हिसाब से घटाएगा, वैल्यू हम लोग को पता है 10, मतलब एक सेकंड में 10 घटाएगा, वैल्यू गिवन है क्या है, एक सेकंड में 10 घटाएगा, मतलब सिंपली एक सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद में इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद में इसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई भी चीज ऊपर गया है 3 सेकंड लगा है उसको जाने में, 0 तक आने में। इसको डायरेक्टली 3 भी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो आपका वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन कर देना, वेलोसिटी कितना है 30, एक्सेलरेशन कितना है 10, 3 सेकंड, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। बॉल ऊपर लटकी रहेगी या नीचे भी आएगी, बॉल नीचे भी आएगी। याद है हम लोगों को कुछ चीज, कोई भी चीज ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर वापस नीचे आने तक का समय, ऊपर जाने से लेकर वापस नीचे आने तक का समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल समय जो पूरे प्रक्षेप की गति को पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, है ना, उड़न काल बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़न काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 + 3 लिख सकते हैं सिंपली, अगर उसको डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर रुकने तक का समय पता करना है। 1 सेकंड बाद में स्पीड कितना हो रहा है 20, 2 सेकंड बाद में 10, 3 सेकंड बाद में 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को कितना सेकंड लगा उसको ऊपर जाने में, टोटल 0 होने में 3 सेकंड लगा, वापस आने में भी कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 3 + 3, 6 सेकंड। चलो इस पर थोड़े मैं आप लोग को और अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान देना अभी। मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कैसे निकालना, देखो थोड़ा, अगर किसी ने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8, लेकिन 8 जो होगा उसको मैं भी बोलता हूँ आपको 4 + 4 के थ्रू में लिखना, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा 4 ऊपर जाने का, 4 नीचे आने का। कोई अगर 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका क्या हो जाएगा 5 + 5, प्लीज एक साथ बोलना। 60 मीटर पर सेकंड का फेंकूँ तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 6 + 6। अगर अब गंदा गंदा क्वेश्चन देता हूँ, 93 मीटर पर सेकंड से फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 9.3 + 9.3, 93 को 10 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9.3, सो 9.3 ऊपर जाने में, 9.3 नीचे आने में। इसमें क्या पता रहेगा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 9 सेकंड में, इस क्वेश्चन में 9 सेकंड में बॉल का है, देखो 9.3 में 0 हो रहा है ऊपर में, तो 9 सेकंड में कहाँ पर है बॉल, अभी भी ऊपर ही जा रहा है, पहुंचने वाला ऊपर, 8 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 10 सेकंड में 9.3 तक ही टॉप में, उसके बाद तो रिटर्न होना शुरू किया, मतलब 10 सेकंड में वो नीचे आना शुरू हो गया। मतलब थोड़ा ही मेरे को लग रहा है, थोड़ा आप लोग को फील आ रहा होगा स्पीड के साथ में कैसे बात करना है, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोला 79 और गंदा क्वेश्चन बोल दिया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो आप टाइम सीधा लिखना 7.9 + 7.9। अगर फिर से किसी ने गंदा क्वेश्चन दिया 83 मीटर पर सेकंड है, इसका बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, आप लिख सकते हो 8.3 + 8.3 सेकेंड। मेरे हिसाब से आपको अभी कोई तकलीफ नहीं होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप क्या किसी का भी स्पीड देख के तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे विद इन 1 सेकंड में, यस हम तुरंत देख के जो भी दिखा उसमें बीच में डेसिमल डालो, उतना समय ऊपर जाने का उतना समय नीचे आने का, इसमें थोड़ा फील भी आता है। ओके चलो थोड़ा सा और फील करते हैं, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से फील करके देखते हैं। ओके चलिए थोड़ा और, 30 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, 1 सेकंड बाद में क्योंकि 10 से स्पीड से कम कर रहा है, क्या हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद में 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में वो 0 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा मैं, जो ग्राफ एक्चुअली स्ट्रेट ही बनेगा लेकिन थोड़ा इलॉबरेट करके बना देता हूँ। ऐसा ग्राफ कहाँ से, मान लीजिए ऐसा फेंका मैंने बॉल को, देन इसको कुछ ऐसा बना देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे।
0 मीटर पर सेकंड को यहाँ पर से लेकर आते हैं, यहाँ 3 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर उसका स्पीड फिर बढ़ने वाला है, ये 4th सेकंड में होगा, ये 4th सेकंड में होगा, ये स्पीड अगेन 5th सेकंड में, अगेन 6 सेकंड में टाइम ऑफ फ्लाइट जमीन पर आ जाएगा, है ना, जमीन पर आ जाएगा। मतलब ये बॉल यहाँ तक टॉप पे गया, ऐसा ऊपर जाते जाते बॉल ऐसे ऊपर गया है, उसके बाद आया ऐसे घूम के नीचे भी आया। 1 सेकंड बाद में स्पीड देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बोलूँ तो क्या आपने लिखा था 30 है, तो 3 + 3 मतलब क्या 3 + 3 6 सेकंड होता है। देखो वापस 6 सेकंड में जमीन पर आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड के बारे में बात करने वाला हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। 1 सेकंड बाद में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 2 10, 3 में 0, जी कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। मतलब क्या, जब वो वापस आएगा तो अगेन 0 है। 1 सेकंड बाद में स्पीड कितना बढ़ा रहा है, 0 से अगेन 10, 2 सेकंड बाद में अगेन 20, 3 सेकंड बाद में 30, मतलब जितना से गया उतना से वापस आया भी है। हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकें ऐसा, तो जितना से वो ऊपर जाता है उतना से वो वापस नीचे भी आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जितने की स्पीड से ऊपर फेंका गया बॉल अंतिम में उतने की स्पीड से नीचे भी आएगा। अगर आपको किसी ने पूछ दिया 1.5 पे बताओ, 1.5 सेकंड पे स्पीड क्या है, इन दोनों का देखो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने पूछा कि 2.5 पे स्पीड बताओ, तो अगेन इन दोनों के बीच का कितना 5 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने पूछा 4.5 सेकंड में बताओ, तो अगेन आंसर। किसी ने पूछा 5, ये 4 नहीं, ये 3.5 का आंसर है। किसी ने पूछा 4.5 का आंसर बताओ, तो अगेन 15 मीटर पर सेकंड। किसी ने पूछा 5.5 पे आंसर बताओ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20-30 के बीच में कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरे को किसी भी टाइम पर स्पीड पूछे तो क्या मैं स्पीड बता सकता हूँ किसी भी टाइम पर। ये एडवांस में भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप हर एक सेकंड पर आंसर जा सके। अगर किसी ने गलती से पूछा कि भाई मैं और टफ पूछना चाहता हूँ, उसने पूछा कितना, उसने पूछा बताओ 3.7 पर स्पीड कितना है, तो 3.7 पर देखो कितना है भाई, 0 पे मतलब 3 पे 0 है, 4 पे 10 है, 3 पे 0 है, 4 पे 10 है, तो 3.7 पे कितना होगा देखो। तो हर 0.1 सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए क्या 1 मीटर है, तो 0.7 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा। तो उसको ऐड करो, 0 में 7 मीटर मतलब 3.7 सेकंड में मेरा स्पीड हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। अगर किसी ने गंदा सा पूछा बताओ 4.6 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा, तो 4 पे कितना है 10, 5 पे कितना है 20, तो 4.6 पे कितना हो जाएगा 10 + 6 बराबर 16 मीटर पर सेकंड। 4.6 पे कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। देखो 4.5 में 15 है, 0.5 के लिए 5 बढ़ा है, तो 0.6 के लिए 6 बढ़ेगा, 10 में 6 बढ़ाया 16 मीटर पर सेकंड। मतलब हम किसी भी टाइम पर स्पीड को बता सकते हैं, प्लीज़ इस चीज़ में अब डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका, एक बार स्पीड का और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि दिक्कत मत हो किसी भी चीज़ को लेकर। चलो सिंपली सा एक और ग्राफ बना लेते हैं। वो किसका हो जाए, मान लो बॉल को फेंका मैं 40 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड बाद में स्पीड अगेन 30 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद में स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद में स्पीड हो जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद में स्पीड हो जाएगा अपना 0 मीटर पर सेकंड। अगेन बॉल कैसे जा रही है, बॉल कैसे जा रही है, ऐसा ऊपर जा रहा है ऐसा, तो अगेन 4 सेकंड में हो गया। 5 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा अगेन 0 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड में अगेन स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर, 10 बढ़ रहा है, 7 में 30, 8 में अगेन 40। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 40 का है, याद है आप लोग को 40 का 4 + 4 बराबर 8, देखो 8 सेकंड में वापस आ रहा है। अगर आपको किसी ने पूछ दिया बड़ा गंदा सा टफ सा बताओ 5.5 पर बताओ, तो 5.5 पर स्पीड कितना होगा बताओ, किसी ने पूछ दिया तो क्या हो जाएगा 5.5 सेकंड पर 5 पे 10, 6 पे 20, इंटरपोलेट करो 5 पे 10, 6 पे 20, तो 5.5 पे कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, सिंपली सा। किसी ने और गंदा सा पूछ दिया बताओ 7.5 पर कितना होगा, 7.5 पर 7 पे 30, 8 पे 40, तो बीच का कितना जाएगा 35, 7.5 पर 35 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा। मेरे हिसाब से अब आपको स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, स्पीड को आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होगे। ओके चलो मैं रब करता हूँ अब। क्वेश्चन में 3 तरीके के क्वेश्चन फ्रैक्चर में। दूसरा, पहला तो टाइम वाला जो अभी तक सॉल्व करते हैं, दूसरा हाइट वाला। ओके हाइट वाले क्वेश्चन। अब देखो
किसी भी चीज़ को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, टाइम कितना लगेगा टोटल? आप सबने बोला 3 + 3, मैंने भी माना, आपने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। 3 + 3 = 6 सेकंड। 6 पूरा मत लिखना, 3 + 3 लिखना। हाइट बराबर मैं बोलता हूँ 5 × t का स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ा सा, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। 5 × t का स्क्वायर, उसमें t कौन सा लेना है? कोई एक लो, या फिर एक ऊपर जाने वाला लो या फिर नीचे आने वाला लो, कोई एक को लेना। मतलब इसका आंसर है 5 × 3 का स्क्वायर बराबर 45। 5 × 3 का स्क्वायर बराबर 45 मीटर। चलो इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं कि मैं जो लिखा हूँ वो सही है कि नहीं। क्यों भाई, अभी तक हम लोग हाइट को निकालते थे हमेशा। हाइट बराबर क्या होता था? ut - ½ gt², है ना? माइनस जी क्यों? क्योंकि जी नीचे लग रहा है। u को मैंने ऊपर प्लस माना हूँ तो g को नीचे माइनस मानना पड़ेगा। ओके, तो हाइट बराबर ut - ½ gt², ये तो हम सब जानते हैं। फिर इतना बड़ा चीज इतना छोटे में कैसे कन्वर्ट हो गया? चेक करके देख लेते हैं। चलो उसी के लिए चेक करते हैं। u कितना है? 30। टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने का? देखो, अगर ये फॉर्मूले के मेथड से जाना पड़ेगा, फिर टाइम भी फॉर्मूले से निकालो, और अलग दिक्कत। तरीका जो मैं बताऊं प्लीज उसको फॉलो करना है। टाइम भी सिंपली निकलता है, हाइट भी सिंपली निकलता है। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकंड माइनस हाफ। जी कितना है? 10। टी के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर। ओके, 30 × 90 माइनस हाफ, इसको 5 कर दूं। 5 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 5 45। क्या यहाँ भी 45 है? इसका भी 45, हमारा भी 45। देखो तो ये इतना सब कुछ करना पड़ेगा, जबकि हम लोग एक बार में 5 × t² किए, उसमें आंसर आगे निकाल गया। क्या ये जादू हो गया क्या बीच में? नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं हुआ। एक्चुअली आपने जो डिस्टेंस कवर किया, बस देखने का नजरिया मेरा थोड़ा अलग है, मेरा और हम सबका। कैसे? 30 मीटर पर सेकंड से। 30 मीटर पर सेकंड, हम सब ने हाइट कहाँ से कैलकुलेट किया? नीचे से ऊपर। तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया। मैंने सोचा कि भाई ये बॉल तो ऊपर से फिर नीचे ही जाना है, और जब ऊपर से जब नीचे आता है तो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना, हाइट। हम सब ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला कैलकुलेट करते हैं तो नीचे से ऊपर जाने वाला हाइट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा ऊपर से नीचे मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, क्योंकि हाइट तो दोनों के लिए सेम है। चलो करके देखते हैं। एच बराबर, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या है? ut, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे आ रहा है, u भी और g भी नीचे, प्लस ½ gt²। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरा लेने का मतलब क्या था? u यहाँ पर क्या हो जाता है? जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता कोई भी चीज क्या होता है? रुक जाता है, मतलब u 0, ये वाला टर्म टोटली 0 हो जाता है। बचा क्या? ½ gt²। जी का वैल्यू 10 है, तो ½ × 10 टी का स्क्वायर, मतलब क्या यही 5t² है? यस, यही 5t² है जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोला बाकी लोग किस में यूज कर रहे हैं? इधर से नीचे से ऊपर जाने के लिए, मैं ऊपर से नीचे। बस देखने का नजरिया चेंज, क्वेश्चन चेंज, और सॉल्यूशन काफी इजी। 5 × t²। सो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाए, कोई एक टाइम यूज करना है, या फिर नीचे से ऊपर जाए, क्योंकि दोनों बराबर है। नीचे से ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड भी लग रहा है, ऊपर से नीचे आने के लिए भी 3 सेकंड लग रहा है। सो आई होप थोड़ा मजा आएगा। 5 × t², टी कोई एक लेना है। ओके, चलो जल्दी जल्दी इसके वैल्यूज अब हम लोग पता करने लगते हैं। प्लीज इसको राइट डाउन कर लो। चलो देखो एक बार अब, मतलब कुछ ये समझ में आ रहा है मेरे को, मतलब कुछ ये समझ में आ रहा है कि मैं टाइम और हाइट को कभी भी निकाल सकता हूँ, किसी का भी। मैंने बोला हाँ निकाल सकते हो किसी का भी। अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो टाइम निकलेंगे 4 + 4, हाइट निकलेंगे 5 × 4 का स्क्वायर, कोई एक। अगर किसी ने बोला 70 मीटर पर सेकंड से फेंक दूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 7 + 7 और हाइट निकल जाएगा 5 × 7 का स्क्वायर। किसी ने बोला बड़ा गंदा तरीके से फेंकना चाहूँ, मैं बोला फेंक दो। उसने बोला 83 मीटर पर सेकंड से फेंकना चाहूँ, फेंको। मैंने लिखा t बराबर 8.3 + 8.3, हाइट निकला 5 × 8.3 का स्क्वायर। और किसी ने बोला मैं 79 या 77 या 76 से फेंकूं, ठीक है फेंको। टाइम बराबर हो जाएगा 7.6 + 7.6, हाइट हो जाएगा 5 × 7.6 का स्क्वायर। और किसी ने बोला और गंदे से, मैं बोलना चाहूँ नहीं मैं तो 99 से फेंकूंगा। उसने बोला फेंको 9.9 + 9.9, h बराबर 5 × 9.9 का स्क्वायर। आई होप हाइट और टाइम में अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके।